वेलकम टू राहुल कुंडू लेक्चर्स। टुडे आवर टॉपिक इज द फोर ग्रेट डिबेट्स। तो इमेजिन कीजिए एक कोर्ट रूम जहां एक तरफ स्कॉलर्स बैठ के कहते हैं कि वर्ल्ड में पीस लॉ, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन रीजन से आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉलर्स कहते हैं कि पावर इज ऑल दैट मैटर्स और इसके अगर अदरवाइज सोचेंगे तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। अब इस कोर्ट रूम में जज है हिस्ट्री इटसेल्फ, जो बताती है कि ये डिबेट्स सेंचुरी ओल्ड हैं। 4 राउंड में 4 फंडामेंटल क्लैशेस हैं जिसने हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने का तरीका बदल दिया। पहली है, शुड वी स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज और एज इट शुड बी, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म की डिबेट। दूसरी है, कैन वी स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साइंटिफिकली, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म की डिबेट। और तीसरी है, विच थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड, रियलिज्म, लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म। इस डिबेट को कहते हैं इंटर पैराडाइम डिबेट। फोर्थ है, इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज इवन पॉसिबल, ये है रैशनलिज्म वर्सेस रिफ्लेक्टिविज्म की डिबेट। सो द ग्रेट डिबेट्स weren't just about ideas, they were about how we know what we know and whose knowledge counts। तो चलिए आज हम इन ग्रेट डिबेट्स को समझेंगे और जानेंगे कि आयर स्कॉलर्स किस चीज पे एग्री करते थे और सबसे महत्वपूर्ण कि वो किन चीजों पे डिसएग्री करते थे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेट डिबेट की, जो कि हुई आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म के बीच में। आइडियलिज्म जिसका फोकस था इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ और मोरालिटी। वहीं रियलिज्म का फोकस था पावर, एनार्की और नेशनल इंटरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 1990 में एक आइडियलिस्ट विजन का जन्म होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें 17 मिलियन लोग मरते हैं और सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी प्रिवेंट दिस फ्रॉम एवर हैपनिंग अगेन। अब यहाँ पे एक वुड्रो विल्सन चैंपियन करते हैं कि लीग ऑफ नेशंस के लिए जहां पे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और वहां पे डायलॉग होगा आपस में, क्योंकि उनका मानना था कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुई है वो सीक्रेट डिप्लोमेसी, आर्म्स रेस की वजह से हुई है और कोई भी एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इसीलिए उन्होंने चैंपियन किया एक लीग ऑफ नेशंस को। सोचा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा रेजोल्यूशन करने के लिए तो लोग सबसे पहले पीस को चूज करेंगे ओवर वॉर। सो दे बिलीव्ड दैट द ग्रेट वॉर जस्ट अ ट्रेजिक इंसिडेंट rather than inevitable product of the how world politics works। अब इसी में एक रियलिस्ट काउंटर अटैक आता है। काउंटर अटैक इस चीज पे कि रियलिस्ट कहते हैं कि लीग ऑफ नेशन फेल कर गया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया, इथोपिया पर इटली ने कब्जा किया और हिटलर ने दोबारा रीमिलिटराइज किया राइनलैंड को और एनेक्स किया ऑस्ट्रिया को भी। तो जो 20 ईयर्स का जो आपने कहा था कि वॉर आफ्टर ऑल द वॉर्स, इससे भी बुरी चीजें होने वाली थी। अब यही एक आते हैं EH कार, उनकी बुक द 20 ईयर्स क्राइसिस में वो तो सेम चीज कहते हैं कि आइडियलिस्ट कंफ्यूज करते हैं कि हाउ दे विश द वर्ल्ड वर्क विद हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्कड। वो कहते हैं कि आपने जो थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट बनाई है वो होप पे बेस्ड है रादर देन एविडेंस पे। आपने एज्यूम किया है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबका पीस है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका इंटरेस्ट पीस नहीं है। तो कार यहाँ पे अपना एक इंसाइट पेश करते हैं, कहते हैं कि जो यूनिवर्सल मोरालिटी की आप बात करते हैं वो भी सिर्फ किसी पावरफुल नेशंस का इंटरेस्ट है। वो एक सिर्फ एक नोबल लैंग्वेज में आपको परोसा जा रहा है। और EH कार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और लीग ऑफ नेशन के फेलियर को कहते थे कि लीग ऑफ नेशंस खुद ही न्यूट्रल नहीं थी, वो डिजाइन की गई थी वर्ल्ड वॉर वन के विक्टर्स के द्वारा। फ्रांस और जब जो ब्रिटेन था वो उस पे हावी था और दिस वे द पीस वुड नॉट हैव बीन प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया पावर के कॉन्सेप्ट को। सो दिस इज द हाउ द मॉडर्न रियलिज्म इन IR वाज फाउंडेड। तो हमने यहाँ पे इस डिबेट में देखा कि व्हाट टू स्टडी। अब हम अगले डिबेट में देखेंगे कि हाउ टू स्टडी। अब हम समझते हैं सेकंड ग्रेट डिबेट के बारे में, जो कि है ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म के बीच में। इमेजिन कीजिए 1950s, जब रियलिज्म डोमिनेट कर रहा है। हेंस मर्गनथाउ जैसे थिंकर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कैसे पावर, नेशनल इंटरेस्ट और बैलेंस ऑफ पावर कीज हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए। अब यहीं पे एक न्यू जनरेशन ऑफ स्कॉलर आती है, स्पेशली इन अमेरिका, जो पूछती है कि इज दिस एक्चुअली साइंस। अब दोबारा हेंस मॉर्गनथाउ के बारे में सोचिए, जो कि अपने क्लेम्स ह्यूमन नेचर पर करते हैं और ह्यूमन नेचर को कहते हैं कि वो इनहेरेंटली पावर सीकिंग है और वो कोशिश करते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ पॉलिटिक्स देने के लिए। अब यहां पे समझिए कि यहाँ डेटा कहां पे है, यहाँ सिस्टमैटिक टेस्ट कहां पे है। यही बिहेवियरलिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और नेचुरल साइंसेस से।
और वो चाहते थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो चाहते थे कि हिपोथेसिस हो जिसको टेस्ट किया जा सके। वो चाहते थे कि क्वांटिफाइबल डाटा हो, रिगरस और एविडेंस बेस्ड स्टडीज हो। इसके चैंपियन थे जे डेविड सिंगर, जो अपने कोरिलेट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट में भी थ्योराइज ना करके वॉर को एक डाटा बेस तैयार करते हैं 1816 के बाद का। वो इंट्यूशन पे नहीं बल्कि स्टेटिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। सो द बिहेवियरलिस्ट आस्क्ड, इफ वी कांट टेस्ट इट, हाउ डू वी नो इट इज ट्रू? अब ट्रेडिशनल भी रिस्पॉन्स देते हैं। अब ट्रेडिशनल फॉट बैक कैसे करते हैं? हेडली बुल, जो उनके चैंपियन बनते हैं। अब हेडली बुल 1966 में एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल थ्योरी द केस फॉर अ क्लासिकल अप्रोच, जिसमें वो बिहेवियरलिस्ट प्रोग्राम पे अटैक करते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सटल होता है। वो कहते हैं कि हम रिगर और एविडेंस के अगेंस्ट नहीं हैं, बट जो आप मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल साइंसेस को के लिए, वो आप अप्लाई और चीजों के लिए नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए नहीं करना चाहिए आपको उस चीज का। तो जो बुल थे वो एक्यूज करते हैं बिहेवियरलिस्ट को साइंटिज्म के लिए। साइंटिज्म का मतलब एक फॉल्स बिलीव होता है जो कहता है कि सिर्फ साइंस को ही फॉलो करके ट्रू नॉलेज पास पाई जा सकती है। वो एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मीनिंग, इंटेंशन, इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के बॉर्डर पे अपने ट्रुप्स लगाता है, तो व्हाट डज इट मीन? क्या ये थ्रेट है? क्या ये ब्लफ है? क्या ये डिफेंसिव प्रिपरेशन है? तो यू कैन नॉट आंसर दिस विद स्टेटिस्टिक्स। यू नीड जजमेंट, हिस्टोरिकल नॉलेज और विजडम। और ये डिबेट चलती अभी भी आ रही है और दोनों मेथड्स साथ में चल रहे हैं। इसको मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड डिबेट की। इसे कहते हैं इंटर पैराडाइम डिबेट। 1970s के मैथोलॉजिकल जो डिबेट थी वो कूल डाउन होने के बाद एक नई तरीके का कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होता है। नॉट अबाउट हाउ टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस बट अबाउट विच थ्योरी वाज राइट। अब यहाँ थ्री डिस्टिंक्ट स्कूल्स हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, जो कि एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को। हर कोई अपना ऑफर करता है अंडरस्टैंडिंग टू हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अब यहां तीन चीजें समझने के लिए हैं। पहला, न्यू रियलिज्म, जिसको रिफाइन किया था केनेथ वॉल्ट्ज ने 1979 की बुक में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम शेप करते हैं स्टेट बिहेवियर को, और एनार्की स्टेट को प्रायोरिटाइज कराता है सर्वाइवल और पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका मतलब असेंशियली कंपटीशन होता है, ना कि सिर्फ एक कॉपरेशन। सेकंड है न्यू लिबरलिज्म, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट क्यूहान एंड अदर्स। उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं एनार्की एग्जिस्ट करती है लेकिन कॉपरेशन भी हो सकता है। इंटरडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशंस और शेयर्ड इंटरेस्ट कॉपरेशन के द्वारा हासिल किए जा सकते हैं। उनका फोकस अब शिफ्ट होता है रिजीम्स की तरफ, जो कि कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स गवर्निंग स्पेसिफिक इश्यूज एरियाज। तीसरा है न्यू मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि अपना इंस्पायर होते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से, जिसमें कि कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शेप की जाती है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा, जहां वेल्थी कोर होता है और एक्सप्लॉइटेड पेरिफेरी होती है। ये अप्रोच एग्जाम्प्लीफाइड है इमैनुअल वॉलरस्टीन के वर्क में। अब आते हैं कि इन तीन चीजों को डिवीजन कैसे है यहाँ पे। अब हर पैराडाइम डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट एक्टर्स पे एम्फसाइज करता है। रियलिस्ट फोकस करते हैं स्टेट और मिलिट्री पावर पर, लिबरल फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर, मार्क्सिस्ट फोकस करते हैं क्लास पे और ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम पे। सेम वर्ल्ड है लेकिन तीन डिफरेंट लेंसेज हैं उसको देखने के लिए। तो इंटर पैराडाइम डिबेट वाज प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि उसने एक पुश किया स्कॉलर्स को टू क्लैरिफाई देयर अजम्पशंस। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज पे समझते हैं हम। 1980s में न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म आपस में कन्वर्ज करते हैं बहुत से क्वेश्चंस पे। अब वो एनार्की को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं और दोनों अजम्पशंस फील करके शिफ्ट करते हैं डिबेट को, इंस्टीट्यूशन मैटर करते हैं या नहीं, हाउ मच कोऑपरेशन इज पॉसिबल। इसको नियो नियो सिंथेसिस कहा गया है, जिसने कि मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है उसको मार्जिनलाइज किया अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलरशिप में, और एक नया स्टेज तैयार किया फॉर द मोस्ट फंडामेंटल चैलेंज, जिसको हम कहते हैं फोर्थ ग्रेट डिबेट।
अब हम बात करते हैं फोर्थ डिबेट की, जो कि है रैशनलिज्म वर्सेस रिफ्लेक्टिविज्म। ये एमर्ज होती है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से। 1980s के एंड तक कोल्ड वॉर खत्म होगी या सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाएगा, इसको प्रिडिक्ट किसी भी आईआर स्कॉलर ने नहीं किया था। इंडीड इट वाज अ क्राइसिस फॉर आईआर स्कॉलरशिप इटसेल्फ, क्योंकि रियलिस्ट हैड थ्योरीज कि वाई बायोपोलर सिस्टम्स आर स्टेबल, लिबरल्स हैड थ्योरीज अबाउट इंटरडिपेंडेंस, लेकिन किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि दो पोल्स में से एक पोल इतनी इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट है, ये फंडामेंटल क्रिटिक की तरफ एम्फसाइज करवाता है, जो क्वेश्चन करता है साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग की ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम बात करते हैं 1988 में दिए गए भाषण की, रॉबर्ट क्यूहान के द्वारा। वो कहते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं बेसिकली रैशनलिस्ट और रिफ्लेक्टिविस्ट को। रैशनलिस्ट जो न्यू लिबरल्स और न्यू रियलिस्ट होते हैं, और रिफ्लेक्टिविस्ट होते हैं जो इस फाउंडेशन अजम्पशन को क्वेश्चन करते हैं। तो रैशनलिस्ट अज्यूम करके बैठे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉसिबल है, और स्टेट एक रैशनल एक्टर्स होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए जाते हैं और उनको स्टडी किया जा सकता है। रिफ्लेक्टिविस्ट इसी असम्पशन को क्वेश्चन करते थे। वो मानते थे कि ऑब्जर्वेशन कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेट, पावर, सिक्योरिटी, एनार्की कभी भी न्यूट्रल कैटेगरीज नहीं हैं जो कि डिस्कवर की जाएं। वो ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से या पावर रिलेशन से जनरेट होती हैं। सो द रिफ्लेक्टिविस्ट आस्क्ड, whose knowledge count, whose experience are erased, theory is always for someone, for some perspective। तो ये डिबेट आती है आयर वॉइसेस की नई डिबेट्स में, क्योंकि ये जो आयर स्कॉलरशिप में जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस थी उनके लिए दरवाजे खोल देती है। जैसे फेमिनिस्ट स्कॉलर पॉइंट करते हैं इस डिसिप्लिन को कि ये इग्नोर करता है जेंडर को, और कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर एंड अनार्की आर इम्प्लिसिटली मैस्कुलिन। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स कहते हैं कि आईआर थ्योरीज बिल्ड की गई हैं यूरोपियन एक्सपीरियंसेस पे, और वो थोपी गई हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट चैलेंज करते हैं आइडिया दैट इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज वर फिक्स्ड, और आर्ग्यू करते हैं ये सारे के सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। अब फोर्थ डिबेट ने कोई विनर डिक्लेयर नहीं किया, बट इट प्रोड्यूस्ड डाइवर्सिफिकेशन। आज हम आईआर में कंस्ट्रक्टिविस्ट को पढ़ते हैं जो स्टडी करते हैं नॉर्म्स कैसे शेप करते हैं बिहेवियर को, क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो क्वेश्चन करते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को, फेमिनिस्ट जो सेंटर करती हैं जेंडर को, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स जो चैलेंज करते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म को अलोंगसाइड रियलिस्ट एंड लिबरल स्कॉलर्स। So the fourth debate asked, can we separate the observer from what is observed? And this answer transformed the discipline itself. So finally, four things to remember today. One, the first debate, idealism versus realism, established that IR would take power seriously. The failure of league discredited utopian hopes, but also revealed how realism can serve the powerful. Two, the second debate, traditionalism versus behavioralism, was about method. Can we study IR scientifically? Today, quantitative and interpretative approaches coexist in the productive tension. Third, the third debate, the inter-paradigm debate, pitted neorealism, neoliberalism, and neo-Marxism against each other. Each paradigm asked different questions and saw different actors as central. Fourth, the fourth debate, rationalism versus reflectivism, questioned knowledge itself. It opened IR to critical, feminist, post-colonial, and constructivist perspectives that continue to reshape the field. So finally, the four great debates aren't history. They are the lens through which we can see our present. Thank you for watching. Please subscribe and share. I'll see you in the next lecture.